पूछो किससे बताओ, किससे पूछो, पूछो किससे बताओ। चलो नहीं पूछो, कैंसिल। हाँ, नहीं मैं पूछ नहीं रहा, जस्ट बता रहा हूँ जिन जिन लोगों ने फीस जमा करा रखी है पूरी। ऐसे मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं, मेरे को इंस्ट्रक्शन मिला है बता रहा हूँ। जिसने फीस जमा पूरी करा रखी है, लेकिन हमारे पास बुक्स नहीं थी, आपको बताइए। आप बुक्स आ चुकी है, फीस की रिसिप्ट लेके क्लास से या तो पहले या क्लास से बाद में, बीच में पंचायती करने की जरूरत नहीं है। 6:30 से पहले या 7:30 बजे के बाद आप रिसेप्शन पे जाके अपनी रिसिप्ट जिसमें लिखा है फीस फुली, हाँ वो क्या बोलते हैं, तो आप अपनी बुक्स ले सकते हैं, ठीक। हाँ, जिसको मिल रही वही लेंगे, बाकी आपको तो कैसे मिलेगी। अब हम बात करते हैं, आज हम यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और उसकी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में हमारे फर्स्ट स्टेज के जो भी गुण है वो सारे पढ़ रहे हैं अभी तक, क्या क्या चेंजेस आते हैं। कल हमने कहां तक पढ़ लिया था, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स तक, अभी कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है। यूट्रस, उसमें दो टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा रिसेप्टर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बीटा रिसेप्टर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। दोनों बातें लिखो देखे, जल्दी लिखो प्लीज, चुपचाप लिख ले, ठीक है। ज्ञानी बनता जाता है ना, चलेगा नहीं यार ज्ञानी बना। अरे ऐसा क्या मिल गया तुझे, तो ये डिप्रेशन है। नॉर्मल मूड को क्या बोलते हैं, ईयू। ईयू मतलब आई मतलब मूड, आयुथाइमिया। ठीक है, चलो आपको ईयू तो समझ में आया। ईयू, डन। डन। यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके हम फीचर्स की बात करें, तो उसमें तीन टाइप के बात पढ़ते हैं, वो हमने कल बात सुन ली वैसे तो। क्या, एक इंटेंसिटी, एक ड्यूरेशन और एक फ्रीक्वेंसी, तीनों बातें लिख लो। थोड़ा जल्दी लिखो और बातें मत करो, नहीं लिखा जा रहा, चुप बैठे रहो। चुप बैठने में भी जोर आ रहा है, आप चलती क्लास से आराम से बाहर जा सकते हो। पढ़ने का मन नहीं है, कोई मना नहीं है कि नहीं बैठो बैठो, हाँ हाँ, आप आराम से जा सकते हो उठ के बड़े कॉन्फिडेंस से, कोई मना ही नहीं करेगा आपको। ऐसे नहीं बोलोगे क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब जा जाओ, बस। लेकिन आप इन्वायरमेंट को इंटरफेयर नहीं कर सकते। पढ़ने का मन नहीं है, सो जाओ, जाओ कुछ भी करो, सोना भी है तो ऐसे बैठे बैठे मत सोना, लेट के सोना ताकि मुझे दिखो ना, दूसरे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, बस सो जाओ। बोलना नहीं है, बस मुंह बंद रखना है और कुछ नहीं। अरे चुप रहो, जो कह रहा हूँ वो नहीं कर रहे हो, बाकी सब कर रहे हो बेवकूफ। अभी आ रहा हूँ, रुकता हूँ, तो इलाज करता हूँ डैड यार। एक तो है ड्यूरेशन, एक है फ्रीक्वेंसी, दोनों के बारे में डिस्कस हो चुका है, कितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन रहा और कितने टाइम बाद रिपीट हुआ। इंटेंसिटी किसमें मेजर करते हैं, एमएम ऑफ, एमएम ऑफ। हम इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, दोनों चीजों के बारे में, कुछ टोन्स का मतलब इंटेंसिटी ही है। जब नॉर्मली फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो लेस देन 10 एमएम ऑफ वर्टिकल प्रेशर रहता है, ये पता ही है सबको, ड्यूरिंग पेन होता ही नहीं, इसे पता ही नहीं चलता, 10 एमएम तक कोई प्रेशर पेन नहीं होता। फिर क्यों, लेबर के फर्स्ट स्टेज में। अब तो एक बात सुनना आराम से, लेबर के फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन है, 10 20 30 सेकंड आएगा, फिर नहीं है, फिर है। तो जिस समय कॉन्ट्रैक्शन नहीं है उस समय प्रेशर इतना रहता है। तो लेबर के फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम टाइम फीमेल को पेन नहीं फील होता है, कुछ 15 30 सेकंड के लिए हल्का सा फील होता है, उस टाइम प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 40 से 50 इस टाइम प्रेशर रहता है 40 to 50। और जब पेन नहीं हो रहा होता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, उस समय प्रेशर बहुत कम रहता है, ये बात भी ठीक है। बीच वाले एमनिटिक प्रेशर, एमनिटिक प्रेशर का मतलब अंदर यूट्राइन कैविटी में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उस कैविटी का फ्लूइड का प्रेशर, ये भी लगभग 20 के थोड़ा सा आगे रहता है। सेकंड स्टेज में प्रेशर कितना रहता है, 100 से 120, जितनी ब्लड प्रेशर होता है उतना का उतना, मतलब इतना भयंकर प्रेशर होता है कि 4 5 हड्डियां टूट जाए उतना दर्द होता है, उतना प्रेशर होता है। थर्ड स्टेज में भी जब प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो रहा होता है उस समय इतना प्रेशर रहता है, उसके बाद तो नहीं रहता। क्या हुआ, उधर वाला बंद हो गया, ये भी होगा।
अच्छा इससे वॉइस क्या कह रहा हूँ, क्या बोला है, तुम गलत समझ रहे हो। मजाक कुछ सेकंड ही ठीक लगती है, मैं साइकेट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, सुन लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, लेबर के फर्स्ट स्टेज में एक स्कोर होता है, उसका नाम है बिशॉप स्कोर। बिशॉप स्कोर का मेन पर्पज होता है लेबर के फर्स्ट स्टेज में मैटरनल रेडीनेस का पता करने के लिए, या इंडक्शन ऑफ लेबर का पता करने के लिए, या ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, तीनों का मीनिंग एक ही है कि मदर लेबर के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। इसमें 5 पैरामीटर होते हैं, अवगार में होते हैं 5। अवगार में मिनिमम नंबर कितने आ सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम कितना आ सकता है, 0 आ सकता है ना भाई, जिसकी हार्ट रेट 100 से कम है तो 1 आएगा, है ही नहीं तो मिनिमम नंबर सबका 0 0 हुआ तो टोटल कितना हो सकता है, 0। इसमें मिनिमम नंबर भी 0 आ सकता है, मिनिमम नंबर भी 0 आ सकता है। अब और जीसीएस में मिनिमम नंबर कितना आ सकता है, क्योंकि सबका एक एक तो है ही, तो उसका जीसीएस में एक एक है वैसे, जिसमें टोटल 5 पैरामीटर होंगे, लगभग सबके नंबर 3 3 होते हैं मैक्सिमम, तो कितने हो जाते हैं 15। लेकिन 2 पैरामीटर ऐसे हैं जिसके मैक्सिमम नंबर 2 ही है, तो सब कुल मिला के 5 पैरामीटर है और टोटल नंबर है 13। मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं भाई सब स्कोर में, 13। जैसे ब्रेडन स्केल नाम सुना है, ब्रेडन स्केल क्या होती है, डेक्यूबिटस अल्सर का पता करने के लिए, बेड सोर का पता करने के लिए, प्रेशर अल्सर का पता करने, तीनों का मीनिंग एक ही है। मिनिमम स्कोर कितना होता है उसमें, अरे 6 पैरामीटर है, मिनिमम नंबर 1 है, तो 6 का कितना हुआ 6। एक के 4 नंबर मैक्सिमम है, सबके 4 4 है, एक ऐसा है जिसके 3 ही है, तो मैक्सिमम नंबर कितने हुए 6 इंटू 4 -1, तो लगभग मैक्सिमम स्कोर कितना हुआ, ब्रेडन स्कोर में मिनिमम स्कोर 6, मैक्सिमम स्कोर 23। जितना ज्यादा स्कोर है इसका मतलब बैड स्कोर होने के चांसेस नहीं है, जितना ज्यादा स्कोर है मतलब पेशेंट ठीक है। 6 पैरामीटर है, क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सा पैरामीटर नहीं है, कि पैरामीटर ऑफ द ब्रेडन स्केल इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट, ऐसे करके पेट फ्रिक्शन होगा, मॉइस्चर होगा, एक्टिविटी होगा, सेंसरी परसेप्शन होगा, जो भी है आई डोंट नो, ठीक है ना, वो आपको याद रखना यहीं पर। इसमें भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 5 क्वेश्चन बनते हैं इसके, अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्यादा पढ़ना चाहिए। बिशॉप स्कोर किसके लिए यूज होता है, मैटरनल रेडीनेस या इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। दूसरा मिनिमम स्कोर कितना है, मैक्सिमम स्कोर कितना है, स्कोर कितने से ज्यादा हो जाए तो मदर लेबर के लिए रेडी है। 6 और मोर देन 6, मतलब 6 किस में आएगा, रेडीनेस में आएगा, 6 और मोर देन 6, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं मोर देन 5, मोर देन 5 को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 6 और मोर देन, मतलब 6 किस में इंक्लूडेड है, रेडीनेस में। 5 आए तो रेडी नहीं है, ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं। अब इसमें क्या क्या होंगे, इसमें से 4 चीजें ऐसी होगी, 5 पैरामीटर टोटल, उनमें से 4 चीजें ऐसी होगी जो मदर से रिलेटेड है, प्रेग्नेंट फीमेल से रिलेटेड है। सिर्फ एक पैरामीटर ऐसा होगा जो फीटस से रिलेटेड है, मतलब फीटस हेड, बाकी 4 सब सर्विक्स से रिलेटेड है, और एक किससे रिलेटेड है, फीटस हेड। तो 4 मदर के हैं, एक फीटस का है, किसके लिए होता है, मैटरनल रेडीनेस के लिए होता है। तो बिशॉप स्कोर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है, टेबल बनानी पड़ेगी आपको, लेकिन उससे पहले हेडिंग लिखनी पड़ेगी, जैसे हम बताएं वैसे ही करना है, वरना हमें बहुत गुस्सा आती। भाई साहब स्कोर किसके लिए होता है, चलो लिखो, पहले लिखो भाई साहब स्कोर, भाई साहब स्कोर 2 एसएस, हाँ ना, मेरे को ये लिखना नहीं आता, कोई लिख सकता है मेरी जगह, रेडीनेस भी बोल सकता है, भाई साहब इसको रेडिंग लगाओ, उसमें 2 3 बातें लिखो, 2 4 सारी, या मैटरनल रेडीनेस लिख दो, या उसको बोल दो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, या इंडक्शन ऑफ लेबर। किसके असेसमेंट के लिए,
इन 3 बातों का। लिख दी ये 3 बातें? नहीं लिखी होगी, इतना जल्दी कहां से लिख दी? ज्यादा ज्ञानी हो गए क्या? दोनों का मीनिंग एक है। टू असेस करके एरो करके तीनों लाइन लिख दो। टू असेस में एक नंबर पे लिख दो मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर या आर्गुमेंटेशन ऑफ लेबर या इंडक्शन ऑफ, कोई तीनों में से एक कुछ भी आए तो उसका मीनिंग मतलब लेबर के लिए रेडी है या नहीं है। हो गया? आगे बढ़े, बोलो क्या? अब हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनानी है पहले सुन लो। एक तरफ लिखना पैरामीटर, एक तरफ स्कोर। एक तरफ पैरामीटर, स्कोर। स्कोर में 0 1 2 3 तीन टाइप के नाम भरे जाएंगे। अब स्कोर इसके अंदर क्या करेंगे, एक एक लाइन छोड़ के आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ कुछ चीजें भी होती है, डायलेटेशंस, इफेसमेंट। इफेसमेंट के नीचे अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ द सर्विक्स, कंसिस्टेंसी, पोजीशंस। ये 4 चीजें हो गई आपकी फीमेल की, ये चारों। और पांचवी चीज किसकी है? फीटस हेड की। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, आप भी बनाओ। देखो देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं पैरामीटर, पैरामीटर। चुप रहो रे, तुम बातें क्यों करो? क्या कोई दिक्कत है क्या? प्लीज बता दो मुझे। हो सकता है इतना मना करने के बाद बातें करें, इसका मतलब कोई दिक्कत है क्या? अच्छा दिक्कत है, मैं रुक जा रहा हूं। दिक्कत है ना? नहीं नहीं है, थोड़ी सी है तो ठीक है, रखो अपने पास, मेरे को क्या पड़ता है। ये पूरा मिट जाएगा ना? ए बाबा, खोल। सही बनाई आपने, ऐसे ही बनाई। देखो जैसे जैसे है, कलर अलग करना जरूरी नहीं है, अपन एक कलर नहीं बना लो। अच्छा एक बात, ज्यादा नंबर आ रहा है इसका मतलब लेबर के लिए रेडी है या नहीं है? रेडी है। इसका मतलब डायलेटेशन ज्यादा होगा तो लेबर के लिए रेडी है। सर्विक्स ज्यादा सॉफ्ट होगी तो लेबर के लिए रेडी है। सर्विक्स ज्यादा इंटीरियर चली जाएगी तो लेबर के लिए रेडी है। 3 बातें तो ये। फिर आता है कंसिस्टेंसी, ऐसे करके 4 और नंबर 5 पे बन जाएगा फिटल हेड। फिटस हेड, तो ये सारी चीजें पढ़ने वाला। देखो आराम से सोचा, 4 सर्विक्स से रिलेटेड है। पहला डायलेटेशंस, दूसरा इफेसमेंट, तीसरा कंसिस्टेंसी, चौथा पोजीशंस। क्या क्या है? डायलेटेशंस, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी, पोजीशन। डायलेटेशन जब सर्विक्स क्लोज है तो क्या लेबर का चांस है? नो। तो पहले 1 से 2, 3 से 4, 5 या 5 से प्लस। कहां गए रे? यहां लिखेंगे। क्या लिखें? एक तो खाली पेज में बीच में टॉनस आ जाता है, मैं टॉनस से क्या लेना देना? 0 नंबर किसको मिलेंगे? वाह। यहाँ कितना लिखूं? कितना लिखूं? तो फिर बोलते क्यों नहीं? 5 या 5 से सेंटीमीटर में, किसमें? ये हो गया सर्वाइकल डायलेटेशंस। फिर क्या लूं? इफेसमेंट। अरे इफेसमेंट, ई एफ एफ ए सी। इफेसमेंट को किसमें मापते हैं? परसेंटेज में, कि सर्विक्स कितना मर्ज हुआ है, कितना परसेंट सर्विक्स कम हो रहा है। रिप्लेसमेंट परसेंटेज में मापते हैं। तो परसेंटेज में मापने के लिए 0 से 30%, 40 से 50, 60 से 70, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है। 0 से 30% तक, 40 से 50 या 60 से 70। अब इससे ऊपर जाता हुआ कितना ही चला जाए, इसको हम बोल देते इफेसमेंट। क्या बोल देते? मतलब 80% का मतलब ऑलमोस्ट सर्विस मर्ज हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे याद रखना, दो ही रखना है। यहाँ पे नाम लिखना है सर्वाइकल लेंथ, क्योंकि कई बार रिप्लेसमेंट आता है, कई बार रिप्लेसमेंट ऑप्शन में आता नहीं है। तो यहाँ पर 80% का मतलब है सर्विस बेचारी 0.25 सेंटीमीटर रही है ओनली। कितनी रही है? तो 3 2 1 लेस देन 1। यहाँ पर लगभग लगभग 3 सेंटीमीटर, लगभग लगभग 2 सेंटीमीटर, लगभग लगभग 1 0.25 सेंटीमीटर। ये सर्विक्स इतनी चली गई। कई बार रिप्लेसमेंट की जगह सर्वाइकल लेंथ मेजर करते हैं। या तो रिप्लेसमेंट होता है या सर्वाइकल लेंथ होता है, क्योंकि लेंथ कम होना ही रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में मापते हैं, रिप्लेसमेंट हमेशा परसेंटेज में मापते हैं। फिर आता है 3, इसमें आएगा कंसिस्टेंसी। आई थिंक कंसिस्टेंसी, फिल्म मीडियम सॉफ्ट, फिल्म मीडियम और सॉफ्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब जब उसको हम एसेस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हार्ड है या सॉफ्ट है। तो पहले में तो एकदम इतनी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, ये थोड़ी सी मीडियम, और ये एकदम सॉफ्ट। मैक्सिमम नंबर कितने? इस पे मैक्सिमम नंबर कितने कंसिस्टेंसी में? 2 3 नहीं है, 3 नहीं है इसमें। फिर आता है पोजीशंस, नंबर 4 पे क्या आएगा? पोजीशन के भी मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? 2 ही होंगे। पोजीशन पोस्टीरियर, मिड एंड एंटीरियर। पहले सर्विस पोस्टीरियर, फिर मिड, फिर एंटीरियर। देखो देखो, पोस्टीरियर, मिड लाइन, एंटीरियर। कहां गया तू? इसका भी मैक्सिमम नंबर कितने? 2। तो आपने क्या सीखा? सी और पी, दो ऐसे पैरामीटर है जिसके मैक्सिमम नंबर 0 से 2 तक है, बाकी सबके 3 3 है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बेस ऑफ स्कोर में दो दो नंबर मैक्सिमम किसके होते हैं। जैसे जीसीएस में आई के मैक्सिमम कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। बोलने वाले वर्बल के, मोटर मूवमेंट के। एक पेशेंट है जो, चलो बाद में बताता हूँ, बीच में तुम कंफ्यूज हो जाओ। बोलोगे भाई साहब में जीसीएस कहां से आ गया?
पांचवा फीटस हेड, पांचवा क्या है, हेड का क्या चेक करते हैं, स्टेशन, कि वो स्टील स्पाइन के अकॉर्डिंग कहां है। भाई फीटल हेड का तो स्टेशन ही चेक करेंगे ना, तो लिख दो सीधा स्टेशन लिख दो, कौन से स्टेशन पे है फिलहाल, एंगेजमेंट नहीं हुआ तो माइनस, एंगेजमेंट हो गया तो जीरो, उसके बाद बस, तो देख लो तो क्या है यहाँ पर -3 -2 फिर -1, तो यहाँ पर तो अभी तक 3 सेंटीमीटर ऊपर है, किससे -3 का मतलब किससे ऊपर है, स्टील स्पाइंस, अभी कितना ऊपर है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर या तो एंगेजमेंट होने वाला है या हो गया है, और यहाँ पर तो ओके है सब, ये आपका हो गया बिशॉप स्कोर। तो ये 4 पैरामीटर ना 1 2 3 4, ये तो है प्रेग्नेंट फीमेल के, और ये किसका है, फीटस का, ये प्रेग्नेंट का है और ये फीटस का है। अब देखो सबके नंबर चेक करोगे तो मिनिमम तो जीरो है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 3 इसके 3 इसके 3 इसके 9 2 11 13, सही है, कैसे हुआ है, मैं चूक कैसे गया, 3 3 6 3 9 2 11 तो 13, अच्छा ये मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, मैंने कहा कैसे हो गया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 3 13, हाँ ऐसे कैसे हो रहा है पूरे, याद भूल गया मैं कुछ, सॉरी, एक्स्ट्रा ज्ञान के चक्कर में ऐसे ही होता है। लिख लिया सबने, बना लिया, सी और पी दोनों के मैक्सिमम नंबर कितने हैं, ओनली 2, लिख लिया आपने, आगे बढ़ू, अब बोलोगे सर मैं मिटा दूंगा फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो चला साथ में लिखा होगा ना, अब कुछ नहीं, अब देखो ये किसके लिए, मिनिमम मार्किंग, मैक्सिमम मार्किंग, टोटल पैरामीटर, 6 से 13 फेवरेबल, 1 से 5, 1 से 5 लेस देन हटा देना वर्ड, नॉट इन इंडक्शन ऑफ लेबर, बस 1 to 5 का मतलब नॉट इन इंडक्शन ऑफ लेबर, ये उसका रिजल्ट है। एक पर्सन है जिसका हम जीसीएस चेक कर रहे थे, उसकी आंखें स्पॉन्टेनियस नहीं खुल रही है ना, उसकी आंखें साउंड मतलब वॉइस से खुल रही है, साउंड से ओपन हुई है, और उसका पीआरएस 1 है, पीआरएस कितना है, 1 है, पीआरएस क्या है मुझे नहीं पता, उसका 1 है, तो उसका जीसीएस कितना होगा, हेलो आपसे सवाल पूछ लो पीआरएस क्या है, उसका जीसीएस कितना होगा, जीसीएस बताओ कितना होगा, कोई नहीं बता, चलो एक सवाल दूसरा, एक मरीज है, छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जन्म लिया जिसका हार्ट रेट 90 है, उसका आपका स्कोर कितना होगा, आप बोलोगे सर 5 पैरामीटर चाहिए, आपके मन में यही आ रहा है, जिसका नहीं दे रखा उसका कितना मानना है, पूरा 2 2 मानना है, तो 2 into 4 तो 8 हो गया, और जिसका पूछा उसका 90 है तो 1 मान लो, तो अबगार कितना हुआ, जिसका नहीं पूछ रखा होता, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, वो कंप्लीट है, तो 8 + 1 इज इक्वल टू 9, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके अबगार में कि 3 का देके पूछ लेंगे, बताइए इसका अबगार कितना, आप 3 का काउंट करके बोल दोगे 5, ऐसा नहीं, जिसका नहीं दे रखा उसका हमेशा कितना होता है, और जीसीएस में भी जिसका कुछ बारे में डिस्कस ही नहीं किया इसका मतलब वो पूरा है, तो हमने सिर्फ किसका पूछा जीसीएस में, आई का, कैसी ओपनिंग है, स्पॉन्टेनियस वॉइस से है, स्पॉन्टेनियस होती तो कितने नंबर, वॉइस से होती तो कितने नंबर, 3 नंबर, कितना नंबर कम होगा 1, तो जीसीएस कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए, लेकिन आंसर 14 क्योंकि उसका पीआरएस कितना है 1 है, व्हाट इज पीआरएस, प्यूपिल रिएक्टिंग स्कोर, प्यूपिल रिएक्टिंग स्कोर, पीआरएस 0 1 और 2 होता है, पीआरएस 0 होता है या तो 1 होता है या 2 होता है, 0 या 1 2, ऐसा कोई भी पर्सन जिसमें दोनों प्यूपिल रिएक्टिव है उसका पीआरएस 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, और जिसमें एक पीपल रिएक्टिव है, और पीपल दोनों ही होती है, तो मैं बोल दूं एक पीपल रिएक्टिव और एक रिएक्टिव नहीं है तो उसमें 1 नंबर मिलता है उसको, और दोनों बोथ नॉन रिएक्टिव है 2 नंबर मिलता है। आजकल हम लेटेस्ट जो गाइडलाइन है, एक तो होता है जीसीएस, एक होता है जीसीएसपी, तो इस मरीज का जीसीएसपी है वो 13 होगा, 14 ना होके 13 होगा, क्योंकि आप पहले जीसीएस निकालो, जीसीएस पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जीसीएस में से ये पी है वो माइनस होगा, जीसीएस में से पीपल रिएक्टिव इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो जीसीएस पी क्या होता है भाई, सीधा सा फंडा है कि ये जो जीसीएस है उनमें से पी माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा जीसीएस पी, हमने पेशेंट का जीसीएस कितना निकाला 14, भाई एक ही कम है 14, उनमें से पीआरएस कितना है 1, तो जीसीएस पी कितना हुआ 13, जीसीएसपी कितना हुआ 13, कुल मिला के दोनों पीपल रिएक्टिव है तो जीसीएस जितना है उतना ही जीसीएसपी होगा, अगर दोनों पीपल रिएक्टिव है तो जीसीएसपी और जीसीएस बोथ आर इक्वल, कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर एक पीपल रिएक्टिव है तो जीसीएस कैलकुलेट कर लो, एक नंबर और कम कर दो अपनी मर्जी से, अगर दोनों नॉन रिएक्टिव है तो जीसीएस कैलकुलेट कर लो और जो आंसर आए उनमें 2 और माइनस कर दो, किसकी आंखें और ज्यादा खराब है, नॉन रिएक्टिव है, समझ में आई बात, छोटी सी, कुछ नहीं करना, बस जीसीएसपी के लिए जितने पीपल नॉन रिएक्टिव है उतने नंबर माइनस कर लो, एक दो बार कैलकुलेट करोगे आपका इजी हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा, जब आप पढ़ोगे वहां इजी और अच्छे से हो जाएगा, ये तो ऐसे ही था एक्स्ट्रा ज्ञान। अब आइसोप स्कोर में एक और क्राइटेरिया है छोटा सा, अगर कोई फीमेल को प्री एक्लेम्सिया है या पहले वजन डिलीवरी हो रखी है तो जितना आंसर आए उसमें एक ऐड करना है, और अगर कोई पोस्ट स्टेटस में है मतलब पोस्ट मैच्योरिटी है, नली पैरा है, प्रीटर्म फी वालों में तो उसमें एक नंबर कम करना है, और लेटेस्ट जो गाइडलाइन है वो मैंने आपको लिखवा दी ऑलरेडी, लेटेस्ट गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, इफेसमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सर्वाइकल लेंथ इन सेंटीमीटर,
एफेसमेंट की जगह आजकल क्या चेक करने लगे, सर्वाइकल लेंथ। स्कोर वही है 321.5, ये बातें लिख लो कटक्स। बी है ना, बी आंसर क्या उसमें, ए बता रखा। बी आएगा आंसर। P3 है, एक एटोनिसिटी है और एक ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही थी कॉन्ट्रैक्शन से। आगे बढ़े, हो गया ना, ठीक है। ये सबका अलग क्या लगा इसमें, ये लो, ये और एक नया गाइडलाइन आगे लेके आ गया आप। व्हाट गेस्टेशनल एज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन ऑफ फीटल लेंस टू बिगिन। हाँ तो ये तो, इसमें क्या, इसमें डाउट क्या, इसमें क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे आप। सर्फेक्टेंट बनना कब शुरू हो जाता है, सर ने किसने, तो उन पीडी वाले से पूछो ना, तो पीडी वाले से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछो ये सवाल, ये सवाल फिर पीडी वाले से पूछो भाई, आप उनको बताओ, ये पूछो। 14 कहाँ है, 13 कैसे है, रुको ना, आप 12th पास, पास है ना 12th, इसके अगर सर्विस 5 सेंटीमीटर डायलेट होती कितने नंबर मिलते, 3 नंबर। अगर स्पेसमेंट 80% होता कितने नंबर मिलते, 6। अगर सर्विस की कंसिस्टेंसी एकदम सॉफ्ट होती कितने नंबर मिलते, 2 नंबर। कितने हुए, 8। और सर्विस अगर एंटीरियर कितने नंबर मिलते, 10। और सर्विस अगर बीटल हेड प्लस पोजीशन में कितने नंबर मिलते, 3। 10 और 3 कितने हुए, 13। अब ऐसे इसको एक्स्ट्रा है ना, ये पॉइंट कहां लगा है, नंबर कहां है ये, वो लास्ट लाइन क्या पढ़ो उधर, एक मिनट पढ़ो क्या लिखा है, या तो सर्वाइकल लेंथ वाला मेजर करना है या एफेसमेंट, वरना 10 में से 13 नंबर आ जाएंगे हमारे पेपर में भाई। या तो एफेसमेंट वाला क्राइटेरिया मेजर करना है, या तो एफेसमेंट वाला या सर्वाइकल लेंथ वाला, दोनों में से कोई एक। यही तो लाइन लिख रखी है कि जो मॉडिफाइड बाइसेप स्कोर आया उसमें हमने एफेसमेंट की जगह किसको ले लिया, सर्वाइकल लेंथ को। तो आप या तो इसको लो या इसको लो, आप समझ में, ओके। कितना डाउट है भगवान, क्या करूं मैं, मर जाऊं। कितने क्वेश्चन लगे, प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ द शॉक, रैपिड डीप रेस्पिरेशन, हाइपरवेंटिलेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या चाहते हो, जूम करके लाए हो, टीचर का नाम दिखा नहीं रहे हो, फोटो छुपाया है, छुपाने से चीजें छुपती नहीं है, कोई बात नहीं, जो मन चाहे वो करो। जब आप इधर उधर से कुछ देखोगे नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं। स्टेज ऑफ शॉक हैज रैपिड डीप रेस्पिरेशन, पेशेंट हाइपरवेंटिलेशन कंपनसेटिंग फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए पेशेंट क्या करेगा, सोच लो क्या करेगा। एक सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो दूसरा सिस्टम उसको ठीक करता है। जब लंग्स में प्रॉब्लम है तो किडनी ठीक करेगी, किडनी में प्रॉब्लम है तो लंग्स ठीक करेगा। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी ठीक करेगा, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम है तो मेटाबॉलिक ठीक करेगा। दो फ्रेंड आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा उसको बचाने के चक्कर में वो भी अस्त व्यस्त हो जाता है, उसका भी शर्ट पड़ जाता है। समझ में आई बात, एसिड बेस में सिर्फ यही होता है। तो जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कौन होता है, पीएच कम एसयू3 कम, इसको बचाने के चक्कर में उधर से तो अपना मामला पीएच बढ़ने की कोशिश होगी और उधर से पीसीओ2 कम होने की कोशिश होगी। तो पीसीओ2 कम और पीएच ज्यादा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। मिल गया आंसर, मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं, मैंने देखा यही आंसर होगा। कहीं से पढ़ो तुम, क्या ला रहे हो। अब देख, इसका आंसर नहीं है, मुर्गा बना दूंगा मैं भाई, कोई गलत बताइए। इसमें क्वेश्चन क्या है, हाइपरथायराइडिज्म में क्या देखने को मिलेगा। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है हमारे शरीर में क्या है, घर पे चक्की लग रखी होती है, जब चक्की ज्यादा चलती है तो बॉडी गर्म होगी ठंडी होगी, गर्म होगी तो सर्कुलेशन ज्यादा होगा कम, ज्यादा होगा, एक ही तो साइन है। और बेवकूफ है देख, हाँ सबके सबके डाउट है आज। हाँ तो क्लास के बाद आया करो ना, क्वेश्चन कहाँ है, स्क्रीन घुमा लो ऐसे, क्वेश्चन बताओ मेरे को, क्या पता पीछे इमेज में क्या है भाई, पता ही नहीं है मुझे क्या है पीछे, नहीं कैसे नहीं करना चाहिए ना। The nurse is healthcare clinic is instructed pregnant count from kick count need for further instruction। इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ, इसमें आंसर ये है, मैं पहले बता दूं, जिसमें वो सीधी सीधी सो रही है वो मना है, लाइट फ्लैट है ना वो आंसर है इसका, सीधी नहीं सुलानी है, पढ़ ले इसमें। हाँ इसमें आई विल रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मोमेंट काउंट सही है, आई नीड टू लाई फ्लैट ऑन बैक ये गलत है, ये आंसर है। हाँ तो 2 नंबर वही तो है, कितनी बार बताया भाई, किक काउंट में सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है, क्या कैसे नहीं लिख रही, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, क्यों नहीं लिखी,
4 बार नहीं पूछी? क्या ये टेस्ट में क्वेश्चन नहीं था? तो मैं तो तुम्हारा टेस्ट में ध्यान है, 4 बार लिख के बताया, और मैंने बोला जो चीज मैं हाथ से लिखूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर नोट्स में नहीं है तो यहाँ लिखता हूँ, वो कहाँ है? वो नोट्स में नहीं है। और अगले दिन वहां खड़े होकर क्वेश्चन पूछा, किक काउंट में क्या नहीं करना, सुपाइन नहीं सुनाना, क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा लाइट, फ्लैट, ऑन, बैक, एज कौन सा इंडिकेटेड, वही क्वेश्चन पूछ रही है। भाई एनक्लेक्स का आप कोई भी, ये मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, एनक्लेक्स, सॉन्डर्स, ओमेगा, और एक क्वेश्चन आंसर की 4000 की बुक और आती है क्वेश्चन की, उसका आप मुझे कोई क्वेश्चन बताओ, मैं ऑप्शन बता दूंगा, इसमें ये ऑप्शन राइट है। कोई भी आप क्वेश्चन बताओगे उसका ऑप्शन बता दूंगा, और इवन एनक्लेक्स, सॉन्डर्स का आप मेरे को टॉपिक का नाम बताओ, मैं पेज नंबर बता दूंगा। ऐसी थोड़ी याद हुआ है, ऐसे आपको लगता होगा कि हवा में बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसका सीधा फंडा है कि बार बार घोटना पड़ता है। अब इतना समझाने के बाद भी याद नहीं रहा, फिर क्या करूं मैं? इफेसमेंट का मीनिंग होता है टेकिंग अप ऑफ सर्विस विद लोअर यूटेराइन सेगमेंट, और जितना ज्यादा इफेसमेंट होता है सर्विस का लेंथ उतना कम होता है, तो इफेसमेंट ओके, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वाले को? हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सर्वाइकल। वेरी गुड, ऐसे बताया करना मुझे इंग्लिश में, जितना ज्यादा इफेसमेंट होगा उतनी लेंथ कम होगी। इस मीनिंग, इस लाइन का मीनिंग ये है इसका, 1 बटा सर्वाइकल लेंथ। ऐसे ऐसे कैसे लिखा था मैंने, कहा लिखा था बताऊं? यहाँ लिखा ऐसे, एक मेरे को पूरा याद है क्या, लाइट फ्लैट लिखा आएगा और वो क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे लिखा था यहाँ पर, किसी को याद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, मुझे नहीं पता ऐसे लिखा था नहीं लिखा था। अब फिर भी देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम कुछ पढ़ाई नहीं करते क्या, रिवीजन वगैरह नहीं होता क्या, आपस में डिस्कशन भी नहीं होता क्या? तो नई चीज लेके आओ ना, डाउट तो मुझे खुशी हो, मुझे तो डिप्रेशन में डाल देते हो तुम। ये चीज पढ़ाया हो आपको याद नहीं है तो मैं डिप्रेशन में चल, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट हो रहा है, या तो मैं कुछ और बोल रहा हूँ या तो ये हो रहा है, याद ही नहीं तुम। चलो अब हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं ना। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्वेटर बनाने वाला हुक, सॉरी एमनी हुक, स्वेटर का ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं एमनी हुक। ये एक बार फोटो आया, इसका पर्पस क्या है, एआरएम, पर्पस क्या है, एआरएम। एक बार इसका इमेज आया, ये क्या कर रहे हैं, एआरएम कर रहे हैं। ये अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता हम करते हैं कोचर फोर्सेप्स से, क्योंकि कोचर फोर्सेप्स के आगे भी पिक होते हैं दो, कौन सी फोर्सेस, कोचर फोर्सेप्स। तो एआरएम इसका नाम है, एमनी हुक, दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना यूटेराइन साउंड, क्या होता है यूटेराइन साउंड? एक ऐसा का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूटेराइन कैविटी की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यूटेराइन कैविटी की लेंथ को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, यूटेराइन साउंड। वैसे ही अब की बार इसका पूछ सकते हैं, एमनी हुक। डन। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम देखो, या तो वल्सेलम, या एलिज, या कोचर, तीनों में से एक का फोटो आता है। अब दो और जुड़ गई, ओम और बेबकॉक। और 6 नंबर पे आती है ग्रीन आर्मिटेज। ये 6 टाइप की फोर्सेप होती है, उनमें से एक फोर्सेप्स का इमेज पूछा जाता है बार पेपर में, कौन सी, बेबकॉक, ओम, एक ग्रीन आर्मिटेज, 3 हो गई, एलिज, एक वल्सेलम, और एक कौन सी, एलिज, एक वाली हो गई, एक कोचर, ये 6 हो गई। सीजर होती है 5, 5 सीजर में से एक सीजर का, देखिए सारी इंस्ट्रूमेंट का भी उनको क्राइटेरिया है, ऐसे नहीं है कि सारी सीजर का पूछ लेंगे ना। पूछने वाले बहुत चालाक ब्रो होते हैं, वो एक एयरवे में से पूछना है, एयरवे के 20 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करोगे, नेजोफेरिंजियल एयरवे, फिर आता है गुडेल एयरवे, ओरोफेरिंजियल एयरवे, फिर आता है एलएमए, फिर आता है आइजेल, फिर अम्बुबैक, अम्बुबैक का मास्क नंबर इंक्लूडिंग नंबर 00 0 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर, फिर अम्बुबैक, अम्बुबैक में एयर वेंट, उसके बाद में थोड़ा आगे जाओगे तो टीपीस, फिर थोड़ा आप आगे जाओगे तो यहाँ पर, इससे आगे जाओगे तो ट्रैकियोस्टोमी, कफ वाली, बिना कफ वाली, एंडोट्रेकियल ट्यूब, कफ वाली, बिना कफ वाली, फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाओगे तो आप एंडोट्रेकियल ट्यूब के आगे और क्या यूज हो सकता है भाई, वो प्लास्टिक वाला ट्यूब नहीं डालते तो एक भूजी, क्या बोलते हैं, भूजी, ओ भूजी आ सकती है, प्लास्टिक की घुमाई वायर होती है, क्या है, यूज इन डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। जब किसी पेशेंट में इंट्यूबेशन नहीं हो पाता तो पहले भूजी डाल के फिर हम उसके अंदर से ट्यूब पहना देते हैं, देखा होगा आपने, जिसमें शॉर्ट नेक होती है तो भूजी यूज हो जाती है। तो ऐसे करके 15-20 इंस्ट्रूमेंट एयरवे के होते हैं, एचएमई फिल्टर, वेंटी सर्किट, एल कलेक्टर, एचएमई वो ऐसे करके बैक्टीरियल फिल्टर, ऐसे करके 20 इंस्ट्रूमेंट। तो एक क्वेश्चन आता है एयरवे का, एक आता है कोई सर्जिकल ब्लेड 11 15 22 पीस, चार में से एक इमेज, मतलब मोस्टली 4 11 15 22 पीस, बहुत सारे लेकिन 4 मोस्टली ये यूज होती है। तो एक ब्लेड में से हो गया, एक सीजर में से हो गया, एक सूचर, सूचर का इंक्लूडिंग कलर, एब्जॉर्बेबल कौन सा, नॉन एब्जॉर्बेबल कौन सा, एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक कौन सा, नेचुरल कौन सा, कैटगट हमेशा नेचुरल होता है, मेटेरियल हमेशा सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल होता है, बाकी नाइलॉन, पॉलिस्टर ये सारे के सारे खोलने वाले होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, सिल्क वगैरह ये तो ऑटोमेटिकली पता है, नाम से कपड़े के नाम से आ जाए वो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं सारे। तो इसमें कलर भी आता है, विकल वायलेट कलर का, क्रोमिक कैडवर्ड ब्राउन और येलो कलर का, ये सारे कलर हो गए इसके सूचर के। फिर उसके बाद में निडल, निडल के अलग-अलग 3 टिप एंड, हाफ एंड, बीच वाला सेवेज एंड, कहां से पकड़ते हैं, एक वहां से मिड निडल होल्डर पकड़ने के लिए, फिर एक एयरवे का हो गया, एक सूचरिंग का हो गया, एक सीजर का हो गया, एक इसका भी जो आपको बताया इसे फॉर्सेप का हो गया। अब इसमें फंडामेंटल में एक हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, जैक्सन प्लेट, हीमो एक, रोमो एक, ड्रेनेज नेगेटिव, एक मतलब ड्रेसिंग का, कोई सर्जरी पार्ट का, एक इमेज किसका आता है, सर्जरी पार्ट का, नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, उनमें से एक इमेज बन गया, 10 15 ही है, उनमें से एक इमेज बन गया, ऐसे करके टोटल 15 कैटेगरी है। स्मार्ट स्टडी के भी बहुत सारे
केस ऐसे नहीं है पूरे साल पढ़ाई किया नहीं बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया? 4 महीने में सब कुछ लपेट नहीं सकते अपन बैठ के एक साइड हिल साइड हिल साइड 2 महीने का काम है नॉट सेट ऐसे सच में ज्यादा काम नहीं है। हम ऐसे ऐसे बैठाया ऐसे अच्छा ये कर ये हो जाना चाहिए शाम तक है ऐसे ऐसे थोड़ा सी इवेंट ऑफ लेबर ये तो हो गया इतना ही है। हाँ ठीक ठीक अब आता इवेंट ऑफ लेबर। लेबर में क्या क्या होता है पहले इवेंट है बाद में स्टेजेस में जाएंगे। फंडल डोमिनेंस सबसे पहले फंडल से स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस देखनी है फिर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होंगे सर्वाइकल एबेसमेंट होगा फिर डायलेटेशन होगा फिर बैक ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होगी। देखो सीक्वेंस सच में नॉर्म सेट में तो यूं है इनमें से ये आएगा मींस आएगा बस खत्म बात ऐसे टेंशन ले लो तुम। पर एक हेडिंग लगाओ अंडर डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है मेन कैप्टनसी इसी की चलेगी। स्टार्ट कहां से होगा फंड से। आगे बढ़े फंडल डोमिनेंस का मतलब वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फंडस के एक पार्ट जिसका नाम है ट्यूबल ऑस्टिया पेसमेकर ऑफ द यूट्रस वहां से स्टार्ट होता है फिर डाउनवर्ड बैकवर्ड की तरफ आता है डाउनवर्ड आता है और बैकवर्ड आता है मतलब अपर से डाउन की तरफ आता है डिसेंडिंग मैनर में कॉन्ट्रैक्शन आता है इसको बोलते हैं फंडल डोमिनेंस। ये देखो सारे कॉन्ट्रैक्शंस इधर आएंगे इतना कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो क्या होगा यूट्रस में यहाँ ऊपर अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होगा लोअर रिलैक्सेशन होगा बेबी का हेड सर्विक्स को टच करेगा यहाँ पर भी ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं ये मैसेज हाइपोथैलेमस के पास जाएगा हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजेगा और आपको पता है कि ये कौन से फीडबैक पे काम करता है पॉजिटिव तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर और ज्यादा मैसेज जाएगा फिर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा जब तक बेबी बाहर नहीं आएगा तब तक कॉन्ट्रैक्शन होता ही रहेगा जो स्टिमुलेशन खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन रिलीव हो जाएगा। फंडस ऑप्शन में नहीं होता तो कॉर्निया ऑफ द यूट्रस बोलते हैं कई बार क्या बोलता है पेसमेकर का होता है कॉर्निया ऑफ यूट्रस ये भी याद रख सकता है। लिखा डन। अब आता है फंडल डोमिनेंस के बाद में क्या हुआ नहीं लिखा ठीक है भाई मत लिखो मुझे क्या करना मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी होगा सिलेबस इतना अच्छा रहेगा कुछ और भी ज्ञान देंगे आपको। फंडल डोमिनेंस का मतलब यही था जो अभी लिखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फंडस लास्ट लॉन्गर देन दैट द मिड जोन। उसमें फंडस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग से वहां ज्यादा रहते हैं फिर धीरे धीरे मिड जोन की तरफ आते हैं ये बात तो ऐसे ही लिखना तो जरूरी नहीं। अब आता है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन कैसे होता है इसकी एक फिजियोलॉजी हमें यहाँ फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ रही है। प्रेग्नेंट जो मदर का यूट्रस होता है उसमें वैसे तो 3 अलग अलग मसल्स फाइबर पाए जाते हैं लेकिन यूट्रस के सेगमेंट 2 ही होते हैं। तो ऊपर वाले सेगमेंट में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है और लोअर वाले में सर्कुलर होती है। ऊपर वाले में कौन सी मसल्स लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर होता है और लोअर वाले में सर्कुलर मसल्स फाइबर होता है। जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि लॉन्गिट्यूडिनल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है सर्कुलर का रिट्रैक्शन करवाता है। तो यहाँ पर यही चीज हम देखने वाले हैं कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है। एक होता है अपर यूटेराइन सेगमेंट एक होता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इस्टमस से नीचे नीचे वाले को बोलते हैं व्हाट इज इस्टमस बीच में जस्ट बीच वाला 0.5 सेंटीमीटर का पार्ट होता है यूट्रस का आधे पार्ट में उसको इस्टमस बोलते हैं। इस्टमस से ऊपर वाले को अपर यूटेराइन सेगमेंट लोअर वाले को नीचे वाले को लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो ऊपर वाले में कौन सा मसल्स फाइबर लॉन्गिट्यूड। तो ये लिखो भी हम एक बॉक्स बना के पढ़ लेंगे। क्या हुआ इतने ज्यादा क्यों मुड़ रहे हो क्या दिक्कत है ज्यादा ऐसे घुमावदार कैसे हो रहे हो।
ज्यादा मुड़ना, ज्यादा इधर उधर लपेटे लेना, किसका इंडिकेशन है? मैच्योरिटी या प्री मैच्योरिटी? किसका इंडिकेशन है? प्री मैच्योरिटी का। न्यू बेलार्ड स्केल, न्यू बेलार्ड स्केल में दो पैरामीटर, फिजियोलॉजिकल और एक न्यूरोमस्कुलर, उसमें पढ़ा होगा स्कार्प साइन, स्क्वायर विंडो एंगल, पॉप्लिटियल एंगल, आर्म रिकॉइल, पोस्टर्स, ये सारी बातें इंडिकेट करती है। अगर किसी का स्क्वायर विंडो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, बेबी प्रीमेच्योर है। स्क्वायर विंडो एंगल ये मोर देन 90 डिग्री, बेबी इज प्रीमेच्योर। न्यूबॉर्न बेबी का एल्बो अगर इसको क्रॉस कर जाए मिड लाइन को विदाउट एनी रेसिस्टेंस, एल्बो क्रॉस द मिड लाइन विदाउट एनी रेसिस्टेंस, स्कार्प साइन पॉजिटिव, इंडिकेट प्रीमेच्योरिटी। अगर बेबी की एडी बेबी के कान को टच कर जाए तो इसका मतलब बेबी प्रीमेच्योर, इसको बोलते हैं यील्ड टू ईयर मैन्युअल। क्या बोलते हैं? अगर ये पॉजिटिव है तो बेबी प्रीमेच्योर है। अगर ये पॉजिटिव एंगल 180 से ज्यादा है, बच्चा ऐसे सो रहा है, बच्चे को उल्टा कर दो, पूरा सीधा सोत रहा है, इसकी एडी पूरी आके लग जाए, इसका मतलब पूरा का पूरा मुड़ गया, इसका मतलब उसका कार्टिलेज बहुत ज्यादा थिन है, बेबी प्रीमेच्योर है। पॉजिटिव एंगल 180 से ज्यादा, आर्म रिकॉइल 180 से ज्यादा घूम जाए पूरी, तो ये दोनों 180, ये 90, ये स्कार्प साइन ईयर टू ईयर, ज्यादा घूमने का मतलब यही है प्रीमेच्योर। और यहाँ पर भी ज्यादा अपने से इसका मतलब यही है अंडर कॉन्फिडेंस, प्रीमेच्योरिटी। तो प्लीज ऐसे याद रख सकते हैं हम, रखते नहीं है बात अलग है, रख सकते हैं, सच बता रहा हूं। अपर यूटेराइन सेगमेंट एक्टिव सेगमेंट होता है, क्योंकि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन कहां होता है? इसी में होता है। ये इसकी वजह से इसमें चेंज हो जाता है। ये यूट्रस है, ये यूट्रस का ये पार्ट अपर यूटेराइन सेगमेंट, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन कहां हो रहा है? यहां हो रहा है, तो इसको हम एक्टिव सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव सेगमेंट बोलते हैं। इसमें कौन सा मसल फाइबर होता है? लॉन्गिट्यूडनल। इसमें कौन सा मसल फाइबर होता है? सर्कुलर। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन दोनों होंगे, कॉन्ट्रैक्शन बीच बीच में वापस रिलैक्स होगा, इसमें ओनली रिलैक्सेशन ही होगा। इसमें मसल फाइबर थिक होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर कैसी होती है? थिक होती है। इसमें मसल फाइबर कैसी होती है? थिन होती है। और जो थिक हो जाती है वो शॉर्ट रहती है, जब थिक हो जाती है तो वो कैसी रहती है? शॉर्ट। और इसमें जो लॉन्ग रहती है, जो थिन होती है, वो लॉन्ग रहती है। आपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पढ़ा, एस्थेनिक पर्सनालिटी क्या होती है? व्हाट इज एस्थेनिक पर्सनालिटी? ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा पतले हैं और बहुत ज्यादा लंबे हैं, उनको क्या बोलते हैं? एस्थेनिक। तो ऐसे याद कर लो, सर्कुलर एक एस्थेनिक टाइप है, थिन ऑन लॉन्ग, थोड़ा ऐसे याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं। एकदम एथलेटिक पर्सनालिटी किसको बोलते हैं? मसल्स मैन, स्ट्रांग। व्हाट इज एनानकास्टिक पर्सनालिटी? एनानकास्टिक, एनानकास्टिक बताओ, भूल गए? जिसको बोलते हैं ओसीडी पर्सनालिटी। अब तो बता दो, अभी याद नहीं? आमिर खान, अब तो बता दो। मिस्टर परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी, जो एकदम रूल और रेगुलेशन को पूरा फॉलो कर, जब तक पूरा 100% काम नहीं होता तब तक उसको रिपीट करते ही रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी। एनानकास्टिक, मिस्टर परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी। ए चुप रहो, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, दो चार बार रिवीजन करोगे हो जाएगा याद। तुम रिवीजन तो नहीं करते, ये तो कम। ऐसा ऐसा कौन कैंडिडेट है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर पूरा हो जाए उसके बाद अपने साथ वाले कली को बोले कुछ भी हो जाए, पूरा सब्जेक्ट पहले तो मैं देखा देख बोलूंगा, आप सब सुनना, फिर आप बुक अपने पास में रखना, फिर मैं बोलूंगा, फिर जहां रुकूंगा आप मेरे को सही करना, करेक्ट करना। यहाँ पर ये वर्ड एक एक वर्ड हिंट देगा, फिर पूरा पेज आप बोलोगे, फिर वो हिंट देगा, फिर पूरा पेज आप बोलोगे, फिर तीसरी बार में कॉपी वो अपने पास रखेगा, आप बिना देखे बोलोगे, तब कहीं जाके याद होता। भाई बहुत डेडिकेशन चाहिए। तुम चाह रहे हो पढ़ने पलट लिया याद हो गया बस खत्म, ऐसे नहीं होता, टाइम देना पड़ता है। तुम तो 3 घंटे पढ़ाई करते हो, 3 घंटे में 5 बार मोबाइल देखते हो, अरे ये 3 घंटे क्यों नहीं हो रहे? और तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने में पता नहीं कब 4 घंटे हो जाए, आपको लगेगा 50 मिनट हुए, इसमें पता नहीं चलता, और इसमें नींद आने लगती है। हाँ सच में आने लगती है, नहीं आती? मुझे क्या करना, सच कह रहा हूँ, पागल होना पड़ता है, हो जाओ। ये जॉब ही सब कुछ नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ मिल सकता है आपको। आप सोच रहे हो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जॉब नहीं, बहुत कुछ, अगर आप पागल हो गए तो। और पागल नहीं हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ऐसे? आगे बढ़े, सुनो, आप सुन लो, ये लिखिए सबने, सुन लिया ना? अब इस लाइन को पढ़ना है पहले, नहीं पढ़ोगे कुछ पहले, फिर ये पढ़ाऊंगा, ये फिर ये 3 बातें देखो पढ़ते हैं। बार बार फोन कर रहा है, बार बार फोन करने से क्या होता है? 1 मिनट रुकना यार, इमरजेंसी हो सकती है। सर सर कुछ नहीं, मैं लिखने का बोल रही नहीं। अरे अब पढ़ना है, देयर इज, तो सुनो, ये सिर्फ पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ये आपको लाइन टफ लग रही है, बहुत इजी है, मैं यूट्यूब बना देता हूँ। अब सुनो, देयर इज एक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन contraction and retraction of longitudinal muscle fiber of upper uterine segment and relaxation of cervical muscle fiber of lower uterine segment called polarity of uterus। कुछ भी नहीं है, ये एक लाइन खींच दो कि लेबर में
क्या होता है अपने आप ऑक्सीटोसिन की वजह से, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें रिलैक्सेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? Arrangement between upper uterine segment and the lower uterine segment. And upper uterine segment में longitudinal muscle fiber पाई जाती है, उसमें circular. So there is active coordination between longitudinal muscle fiber in the upper uterine segment and the circular muscle fiber in the lower uterine segment. इन दोनों के बीच के अच्छे coordination को, active coordination को, आपसी मेल जोल को polarity of uterus बोलते हैं. इसी को एक bucket holding fashion बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लेकिन bucket प्लास्टिक की होनी चाहिए, लोहे की नहीं चलेगी. इसका तीसरा नाम है विस इंटरगो, ऐसा कुछ नाम है, स्पेलिंग याद नहीं आ रही. प्लास्टिक की बाल्टी देखी आपने, उसको उल्टा करो, आप उस प्लास्टिक की बाल्टी को दबाओगे तो उसके जो मुंह वाले साइड क्या होगा, ज्यादा इसका स्पेस होगा, उसी को बोलते हैं बकेट होल्डिंग फैशन. तो यूट्रस में ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा फंडस में, तो सर्वाइकल एरिया डायलेट होता है. लिखो, इतनी बात लिखोगे. इंटरगो तो एग्जैक्ट है, VIES, थोड़ा स्पेलिंग का एरर हो सकता है, ऐसे कुछ है. VIS है, VIS ऐसे कुछ है, मतलब हाँ VIS हो सकता है, मैं इसको स्पेलिंग में श्योर नहीं हूँ. कोई ना, तुम विस इंटरगो बोलते हैं, तीन नाम होते हैं. तो समझ गए पोलैरिटी ऑफ यूट्रस. कुछ नहीं, दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है, अपर में और लोअर में. अपर वाला बोलेगा मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो रिलैक्स हो जाना, इसी को बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ यूट्रस. लिखा क्या, लिख लिया ना. अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि कौन सी ऐसी ड्रग होती है जो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करती है. और ऐसी देखो, कॉमन सेंस लगाना है कि पोलैरिटी ऑफ यूट्रस होगी तो लेबर हो पाएगा. इसका मतलब कौन सी ड्रग है जो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करती है, इसका मतलब है कौन सी ड्रग है जो लेबर के फर्स्ट स्टेज में भी दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करती है, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों. लेकिन मिथाइलसिन, अर्गोमेट्रिन नाम सुना है, वो कभी भी पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन नहीं करती, इसलिए इसको कभी भी लेबर स्टार्ट करने में यूज नहीं की जाती. अब क्या लिखा नेक्स्ट, अरेंजमेंट बिटवीन, सुनना, upper uterine segment and the lower uterine segment like bucket holding fashion, muscles return in optimum level before contractions. हर बार कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का मीनिंग यही होता है कि मसल्स हर बार, आपने हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन सुना है ना. हॉट एप्लीकेशन का प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, वैसो. सेकेंडरी इफेक्ट, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. अच्छा, जब हम किसी को कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडा ठंडा बर्फ लगाते हैं तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, डायलेशन. लेकिन 40 से 60 मिनट के बाद कंटिन्यू लगाते रहते हैं तो क्या होगा, अपोजिट इफेक्ट. अपोजिट मतलब सेकेंडरी. जैसे आपके पास में कोई रबड़ होगा, अरे कुछ रबड़ होता है ना तुम्हारा, वो क्लचर, नहीं सॉरी, उसमें रबड़ नहीं होता. अरे दो ना कुछ, एक मिनट, लड़कियों का हेयर बैंड, हाँ लाओ लाओ, मैंने लगाऊंगा सर पे, ये पड़ा दो, इधर लाओ. एक मिनट, एक चीज बढ़िया बताता हूँ आपको. यूट्रस में टिटेनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा आपने, वो भी इससे रिलेटेड ये टॉपिक है. कोई क्या हुआ कि राहुल का नंबर है, देखो ये रबड़ है. अब आप इसको हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो एग्जांपल के, इसमें क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा. चलो एक मिनट, वेजोडाइलेशन मतलब डायमीटर बड़ा होना, ऐसे होना. वेजोडाइलेशन हॉट एप्लीकेशन क्या करता है, और एक ही बताओगे, वेजोडाइलेशन क्या क्या हॉट एप्लीकेशन क्या क्या करता है, ब्लड की विस्कोसिटी कम करता है, ज्यादा कम करता है, ब्लड की विस्कोसिटी कम करता है, कैपिलरी की परमेबिलिटी कम करता है, ज्यादा. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अब हम किसी को कोई भी, जैसे ये मसल्स है, इसको हमने स्टिमुलेट दिया, अगर भाई स्टिमुलेशन मदद से सीख लेते हैं, तो एक लिमिट तक प्राइमरी इफेक्ट ये मसल्स में क्या होता है, जैसे हॉट एप्लीकेशन से डायलेशन हो रहा है, 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 अब भी कर रहा है, अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है. एक लिमिट के बाद तुम कितना भी इसको हॉट एप्लीकेशन दे दो, क्या उसमें वेजो डायलेशन होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. एक लिमिट के बाद में या तो टूटेगी मसल्स, भाई वेजो डायलेशन नहीं हो सकता, पूरी मैक्सिमम के बाद में क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ही होगा वापस. तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस. सीपीआर नाम सुना, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्च. इफेक्टिव सीपीआर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन और रिकॉइल दोनों होना चाहिए. अब कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो दूसरे को धक्का देते, मैं करता हूं सीपीआर, वो ऐसे किया, हाथ जोर से दबाया, फिर वही लग गई. ये गलत सीपीआर सही है, ये गलत है. सीपीआर का मतलब होता है कि आपने इस हाथ की हील का यूज करना होता है, और आपको हर बार जितना कंप्रेस करो उतना एलिवेशन होना चाहिए, एक्सपेंशन और रिकॉइल इक्वल होना चाहिए, तब तो चेस्ट में, हार्ट के अंदर कुछ ब्लड आएगा, कुछ जाएगा, कुछ आएगा, कुछ जाएगा. अब कुछ लोग क्या करते हैं, या तो पूरा जोर होता नहीं है, दबाते नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये इससे कुछ होगा नहीं, या कुछ पावर वाले तो ऐसे करके ले चलो, हार्ट को वापस खुलने नहीं दिया, तो उसमें आएगा कहां से. तो उसमें क्या चाहिए, 2 इंच तक पूरा वर्टिकल प्रेशर चाहिए. तो इसमें भी वही है. एक्चुअली बकेट होल्डिंग फैशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है पूरा कॉन्ट्रैक्शंस वापस पूरा रिलैक्सेशन, पूरा कॉन्ट्रैक्शंस वापस पूरा रिलैक्सेशन होना चाहिए. कई बार हम ऑक्सीटोसिन दे देते हैं तो उसमें यूट्रस फट आ जाता है. यूट्रस क्या हो जाता है, वेंट्रल कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसको बोलते हैं टिटेनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहता यूट्रस एनी टाइम, उसमें वापस रिलैक्स होता नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर वही ऐसे करता रहेगा, और बच्चे को क्या हो जाता है, फेटल डिस्ट्रेस, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन से बच्चे की डेथ हो जाती है. तो कोल्ड एप्लीकेशन का भी वही फॉर्मूला, आप जब देते हो तो एक बार वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा करेगा करेगा, फिर भी दे जाओ, फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, लिमिट है अपने बॉडी की मसल्स की, वेजो डायलेशन होगा. लगा ले. तो इसमें यही लिखा है
Arrangement between upper uterine and the lower uterine segment like bucket holding fascians. Muscles retain optimum level before contractions. Uterine contraction and retractions are beneficial for liver. यूट्रस में contraction और retraction दोनों होना जरूरी है. अब सुनना, जिससे सरफेस एरिया कम होता है, हेल्प इन द इजी सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा. ये बात में लिखना. अगली बात सुनो, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन कौन कौन सी ड्रग मेंटेन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस ऑयल, जबकि अर्गो डेरिवेटिव दैट्स कॉल्ड मिथार्जिन, अर्गोनोविन, अर्गोमेट्रिन, तीन नाम एक ही बात है. मिथार्जिन इंजेक्शन डू नॉट मेंटेन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, दैट्स व्हाई मिथार्जिन नॉट यूज्ड. किसमें? किसी भी हालत में सेकंड स्टेज से पहले नहीं देना है. मतलब सेकंड पूरी होने से पहले, स्टेज में भी नहीं, सेकंड स्टेज पूरी होने से पहले कभी नहीं देना है. लेबर सेकंड स्टेज में भी नहीं देना है, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी से पहले भी नहीं देना है, और लेबर को स्टार्ट करने में भी नहीं देना है. तो लेबर को स्टार्ट करने में आप प्रोस्टाग्लैंडिन यूज कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन यूज कर सकते हैं, लेकिन अर्गो डेरिवेटिव यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको एक ही चीज का पता है, ब्लीडिंग रोकना है. यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाना जानता है. ये यूट्रस है, यूट्रस में बहुत सारी मसल्स ऐसे स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करती है, ये फिगर ऑफ 8 में होती है ऐसे. जो ही मिथार्जिन दोगे, ये यूट्रस में पूरा का पूरा क्या करवा देगी, कॉन्ट्रैक्शन, ट्विस्ट करवा देगी यूट्रस का. तो सारा का सारा यहाँ ब्लड था वो आ जाएगा किसमें, स्पाइनल आर्टरी में. स्पाइनल आर्टरी से ब्लड चला जाएगा यूट्राइन वेन में, यूट्राइन वेन स्पाइनल वेन, फिर यूट्राइन वेन और इंफीरियर वेना केवा में, और अचानक से हार्ट क्या हो जाएगा, फेल. जोरदार ब्लड जाएगा एकदम यूट्रस में, तो मदर का हार्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है. वीनस रिटर्न बढ़ेगा, पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है. क्या है? इसीलिए क्वेश्चन ये भी आता है, मिथार्जिन हाइपरटेंशन के पेशेंट को कभी नहीं देते. किसको नहीं देते? पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, हार्ट या कार्डियोवास्कुलर का कोई भी डिसऑर्डर इंक्लूडिंग प्री-एक्लेम्सिया, उसको कभी भी मिथार्जिन नहीं देते, कभी भी मिथार्जिन, क्योंकि अचानक से हार्ट फेल करवा देगी. वीनस रिटर्न जाएगा और हार्ट इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा. तो लेबर के ऑगमेंटेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? और क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करती है, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, लोअर रिलैक्सेशन करवाती है. मिथार्जिन नहीं करवाती. तो मिथार्जिन के बारे में एक ही बात याद रखना, थर्ड स्टेज में देते हैं ओनली. कब देते हैं? और थर्ड स्टेज ऑप्शन में नहीं हो तो कब देनी है? सेकंड स्टेज में. कब? जब बेबी के एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाए. अब कॉन्ट्रैक्शन भी करेगा, दिक्कत नहीं, बेबी बाहर आएगा, अंदर नहीं जाएगा, वापस हेड आ गया, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है. मतलब किसी हालत में पहले तो याद कर लो कि सेकंड स्टेज तक देना ही नहीं है, थर्ड में ही देना है. लेकिन आजकल एग्जाम में ऐसा भी आएगा थर्ड स्टेज ऑप्शन भी नहीं है. तो आफ्टर एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी, शोल्डर की डिलीवरी के बाद इंक्लूडिंग लगभग थर्ड स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, मान लो. समझ में आया क्या ये बात? चलो ठीक है, इतना तो हो गया क्लियर. यहां से लिख लो. सारे प्रोस्टाग्लैंडिन लेबर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दे सकते हैं. एक प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा है जो ओनली थर्ड स्टेज में दे सकता है. कल पढ़ गया कौन सा उसका नाम, ओनली थर्ड में देना है, कभी भी डिलीवरी से पहले नहीं देना है. वो ओनली पीपीएस के लिए होता है. हाँ, कार्बोप्रोस्ट, उसका पूरा नाम भी कल पढ़ के आना. देखिए, तो मिथार्जिन और एक प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा है जो लेबर के ओनली थर्ड स्टेज में ही देते हैं. बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन कोई भी फर्स्ट में भी दे सकते हैं, सेकंड में भी दे सकते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन का और कहां यूज होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का और पीडीए मतलब साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट में पीडीए को ओपन रखने के लिए, वो कह रहे हो ना, अगर तो कोई साइनोटिक डिसऑर्डर है तो ओपन रखने के लिए. चलो ये भी मान लिया. इसके अलावा मीजोप्रोस्टोल का और कहां यूज होता है, बताओ देखें. अब कुछ लोग एबॉर्शन करवाने के लिए, ये तो इस लेबर से रिलेटेड हो गया. एमटीपी किट आता है, इसमें 5 टैबलेट होती है, एक मेफिप्रिस्टोन होता है और 4 मीजोप्रोस्टोल होती है. लेस देन 64 डेज. कोई भी फीमेल एलएमपी से 64 डेज से कम है, उसमें 99% एफिकेसी होती है, उसके बाद में थोड़ी एफिकेसी कम है. इसके अलावा ये तो चलो लेबर का पार्ट है, प्रेगनेंसी का, ओबीजी का पार्ट है. इसके अलावा ओबीजी के अलावा मीजोप्रोस्टोल का यूज होता है किसमें? कौन सा अल्सर? पेप्टिक अल्सर. वेरी गुड. पेप्टिक अल्सर में मीजोप्रोस्टोल की टैबलेट यूज होती है. बहुत बढ़िया. ये वहां पर ब्लड सप्लाई अच्छी करती है, वेजोडाइलेशन करवाती है, और वहां पर गैस्ट्रिक म्यूकोसा वापस रीजनरेट करवाने में यूज होती है. मीजोप्रोस्टोल की टैबलेट पेप्टिक अल्सर में गैस्ट्रिक म्यूकोसा को रीजनरेट करने में यूज करते हैं. बहुत बढ़िया. ऐसे याद करो ना, तब आनंद आए. पेप्टिक अल्सर की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ये पेपर में क्यों आएगा बताओ? ये नॉर्सेट में क्यों आ सकता है ये टेस्ट? क्योंकि नाम से पता चलता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का टेस्ट है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट. यूरिया ब्रीथ. लेकिन ये किसके असेसमेंट के लिए है? एच पाइलोरी बैक्टीरिया के असेसमेंट के लिए. कौन से बैक्टीरिया के लिए? एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर करता है. तो जब एच पाइलोरी के असेसमेंट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? यूरिया ब्रीथ टेस्ट. यूरिया ब्रीथ टेस्ट. अब ब्रीथ से आप सोचोगे ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेकिन नहीं है. ये पेप्टिक अल्सर के असेसमेंट का टेस्ट. हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का पता करने के लिए होता है ना. हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट सुना होगा कभी? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का पता करने के लिए होता है. ये लिख लिया. आगे बढ़े. हो गया ना? ये लिखो.
आवाज आ रही? पूरी पूरी आ रही एकदम? ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई एम अंडर सेम रूफ। चलो, अब हम बात करेंगे रिंग के बारे में। तो कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल लेबर चल रहा है या प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या सीपीडी है, मतलब लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। लेबर प्रोग्रेस नहीं करता, पर यूटेराइन सेगमेंट और लोअर यूटेराइन सेगमेंट के बीच में एक रिंग बन जाती है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल रिंग, जिसका दूसरा नाम होता है बेंडल्स रिंग। कौन सी रिंग? बेंडल्स रिंग। वो आपको इमेज से ही पता चल जाएगी। तो आपको सिर्फ इसमें दो बातें याद रखनी है, फिजियोलॉजिकल रिंग का दूसरा नाम क्या है, पैथोलॉजिकल रिंग का दूसरा नाम क्या है। फिजियोलॉजिकल रिंग नॉर्मल लेबर में होती है और पैथोलॉजिकल रिंग सीपीडी में देखने को मिलती है या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में देखने को मिलती है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन, पहले सुन लो। सेपरेट अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बीच में थोड़ा सा एक बैरियर जैसा फील होगा। पैथोलॉजिकल होती है, उसको बेंडल्स रिंग बोलते हैं, जो कि कौन से लेबर में देखने को मिलती है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में देखने को मिलती है। ये कोई ना कोई पैसेज या पैसेंजर में प्रॉब्लम है। पैसेज का मतलब पेल्विस में कोई प्रॉब्लम है, या तो पेल्विस छोटा है या फिर फीटस बड़ा है, तो 2p की प्रॉब्लम हो सकती है कोई भी, उसमें अंदर दिक्कत में देखने को मिलती है। अब इन दोनों में आप देखोगे, जो नॉर्मल रिंग होती है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन रिंग या फिजियोलॉजिकल रिंग, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? हाँ वही। हाँ, इसका क्या नाम है? रिट्रैक्शन रिंग। इसको बोलते हैं बेंडल्स रिंग। इसमें क्या लिखा हुआ? इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लोकलाइज्ड इनकॉर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। प्राइमरी ग्रेविडा है या यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन थोड़े प्रॉपर नहीं है, तो इसमें कुछ टाइम के लिए ऐसा एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसा फील होता है, लेकिन ये हील हो जाएगा, वापस रिजॉल्व हो जाता है। अनड्यू इरिटेबिलिटी ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में एकदम इरिटेबिलिटी, एक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिचुएशन यूजुअली एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जा सकती है। पोजीशन डज नॉट अल्टर, सॉरी नहीं जा सकती। इट इज एन एंड रिजल्ट ऑफ टॉनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। कितना भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो कितना ही कर लो, अलग से ही शेप बन जाएगा। जैसे ये यूट्रस है इस टाइप से, ये यूट्रस का बीच वाला पार्ट है, ये अलग से फील होगी आपको यहाँ पर। फीटस आगे मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे जाने की जगह ही नहीं है। कौन से लेवल में देखने को मिलती है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल। ऑलवेज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, द पोजीशंस प्रोग्रेसिवली मूव अपवर्ड। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी, कभी ऊपर नहीं आएगी। तो जैसे ये यूट्रस है एग्जांपल के लिए, पहले फीटस यहाँ पर था, तो इसमें क्या हो सकता है, धीरे धीरे फीटस नीचे आएगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा इसमें, और इसमें आगे जाने की जगह नहीं है। तो जब आगे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो यहाँ पर भी रहेगी और ये अपवर्ड ही जाएगी, लोअर की तरफ कभी नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कुछ? इमेज बता देता हूँ। ये कौन सी रिंग नजर आ रही? बेंडल्स रिंग नजर आ रही है। कौन सी रिंग नजर आ रही है? बेंडल्स रिंग नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि क्लियर कट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसको सीपीडी की कैटेगरी में रख सकते हैं कि आगे जाने की जगह नहीं है, पेल्विस में एंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसे ये बढ़िया देख लो इधर, बेंडल्स रिंग है, ठीक है। और वो दूसरी वाली फिजियोलॉजिकल रिंग जो लोअर पार्ट में थी और नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं आएगी। हमारे यहाँ पर भी है अगर, तो धीरे 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 क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी, और वो रिजॉल्व नहीं होगी। तो लिखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, देख क्या तो उससे पीछे कुछ नहीं है। फोटो है, क्या देखो फोटो, ये क्या है? मसल फाइबर के बारे में बताया, शॉर्ट होता है, लॉन्गिट्यूडनल हमेशा शॉर्ट होता है पीछे कुछ। जो मैं लिखा हूँ ना वही सही है, अपनी मर्जी से कुछ ज्यादा पंचायती नहीं करनी। क्या? हुँ? नहीं दे सकते। यूटेराइन टैकिसिस्टोल पीटरसन की वजह से तो हुआ है, फिर नहीं दे सकते आप। टैकिस्टोल की डेफिनेशन यही है, 10 मिनट में 5 से ज्यादा। वेरी गुड। ऐसे गूगल पे सर्च, गूगल तो झूठा होता था, टेक्स्ट बुक में देख भी सकते। गूगल में जो चीज आप डालोगे वो सब आ जाएगा। सीधा देखे क्या आप लोग, क्या मेरा सलमान खान से रिलेशन है, तो ऐसे सीधा जाएगा हाँ एक बार आपको साथ देखा था, तो ऐसे आ सकता है। क्या मेरा नहीं है? नहीं, आपको कभी नहीं देखा। जो चीजें आप गूगल में सर्च करते हो उससे रिलेटेड चीज है। गूगल का मतलब क्या है? एक एजेंसी है जिस पे जो चीजें अपलोड की हुई है वही आती है। तो टेक्स्ट बुक सही होता है इसमें। गूगल पे कुछ भी लिखो, गूगल पे आप सर्च करोगे बीसीजी कब दे सकते हैं? 5 साल तक। टेक्स्ट बुक क्लियर कट कहती है, विवेक जैन से ऊपर कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये कहता है, आईएपी की गाइडलाइन ये कहती है कि 1 साल से ऊपर नहीं देना। मैंने भी आपके बताने के नहीं सर 5 साल बताया, मैंने सर्च किया सीधे यार 5 ईयर, मैंने कहा एनआईएस नहीं कह रहा, मैं क्या करूं? तो गूगल गूगल तो नहीं, टेक्स्ट बुक में देना चाहिए, कभी भी नहीं देना। कैसे दोगे बताओ? ऑक्सीडेशन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ऑलरेडी क्या है? ज्यादा है, फिर डेथ हो जाएगी। नहीं देना। गूगल तो गूगल है। लिख लिया? अब ये टेबल बनाओ और शॉर्ट में लिखना है। ऐसा नहीं है तुम पेज भरने लग जाओ फटाफट। क्या है? हाँ हाँ, ठीक ठीक करो, जो सही लगे वो करो। हम्म? सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ क्या? शर्म आ रही? आपको शर्म आती है? ऐसे क्या, हम दोनों तो भाई है, ऐसे क्या डर रहे हो? और आप तो उम्र में भी मेरे से बड़े हो। फिर क्या, फिर मुझे डरना चाहिए ना? फिर मैं क्या, आप क्यों डर रहे हो?
आप तो उम्र में भी बड़े हो ना, क्यों डर रहे हो बस? इसको आप बेइज्जती मान रहे हो तो मैं क्या करूं? ये तो बिल्कुल मैंने बहुत ज्यादा तारीफ करी, सच में, मेरी कसम। लिख लो। क्या हो गई तुम्हारी बातें, क्या पंचायत स्टार्ट हो गई? मिटा दूं? क्यों? ऐसे नहीं चलेगा। नो। ना, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़े। तुम बहुत ज्यादा धीरे, ऐसा आपको नहीं लगता कभी कभी कि हम बहुत ज्यादा धीरे लिख रहे हैं? 34,000 देके 68,000 का पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता, मजाक कर रहा हूँ ना? तुम है ना 34 देके 20 की कर रहे हो, ये मैं पक्का कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा 34 तभी काम क्या है जब तुम घर जाके रिवीजन करते हो, तब बहुत अच्छा लगेगा। ऑफलाइन स्टडी का बेनिफिट क्या है भाई? ऑनलाइन से तुम ज्यादा पैसे दे हो तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम्हें ज्यादा यूटिलाइजेशन करना चाहिए अपने पैसों का, ज्यादा यूज अच्छे से कैसे कंज्यूम कर, जितना आपने यूज इन्वेस्ट किया उसका कैसे वापस आउटकम आए। तुम पढ़ तो जैसे ऑनलाइन जैसे रहे हो, पढ़ लिया, घर जाके रख दिया, रजिस्टर अगले दिन लेके आ गए। कुछ लोग तो देखते ही नहीं है, लेके आ जाते वैसे सेम, फिर आगे पता चलता है इसकी क्लास 3 में किसी और का लेके आ गई। पढ़ा रहे थे ये, कल तो पीडीएफ पढ़ के गई थी, मैं तो ओबीसी वाले का लेके आ गई, अब क्या करूं? हम बैठे रहे, कुछ नहीं। ऐसा भी होता है। ऐसा होता नहीं है? होता है, तुम नहीं करते रिवीजन, मुझे बताया। जब हम पढ़ा करते थे ना तो हमारा फिक्स था कि भाई यहाँ से कोचिंग से रूम जाएंगे तब तक 15 मिनट में, 20 मिनट में आराम से 1 घंटे तक पहुंचेंगे, बीच में चाय वाय पीते पीते सब। और बीच में तो एक क्लास का तो सुना ही देंगे दूसरे वालों को, एक क्लास का तो 2-2 घंटे में उसने जो जो बोला है, जो जो इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है याद हो, ऐसे ही सुनाएंगे। 1% तो याद होगा, 5% तो याद होगा, कुछ ना कुछ तो याद होगा, कुछ पूरा याद नहीं होता, विज इंटर को तो याद होगा। एग्जाम में अगर भाई चांस ऐसा ऑप्शन मिल गया तो गोला भरेंगे, लेकिन नहीं, आपको विज इंटर को से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस नोट्स लिख दिए बहुत है। आगे बढ़ो। नहीं लिखा? आज तो अब देखो, अब लेवल किस सर, हाँ मैम, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं कर रहे हो, शांत। मैम ऐसे नाराज हो जाती, क्या करें? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। अब हम पढ़ेंगे लेबर की स्टेजेस। चलो स्टेजेस, पहली स्टेज किसको बोलते हैं? सर्वाइकल। इसमें कितने पेज? 3। अब सुनना है, लिखना नहीं है, 10-5 मिनट सुन लो, 5 मिनट। स्टार्ट विथ, सच में लेबर पेन से लेके कोल्ड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक। प्राइमरी ग्रेविटा में पीजी मतलब प्राइमरी 12 से 16 घंटे, मल्टी ग्रेविटा में 6 से 8, क्योंकि एक दो बार कॉन्ट्रेक्शन हो चुका है पहले तो उसमें जल्दी हो जाता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। ठीक बात बोली। कितनी पेज होती है? लिखो इतना, फिर समझाएंगे। बोलो मत, बात नहीं करनी है, अगर करनी भी हो सिर्फ मेरे से करो। क्या बोले, कैसे हो? क्या बताऊं अब? पेज तक पहुंच गए? इसका मतलब सर्दी आ चुकी है ऑलमोस्ट। मैं तो चलो 5 बजे आया घर से आज, तो मैं ये थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग है, इसको बोलते हैं हायरार्की फॉर्मेशन। आपने पढ़ा फोबिया? फोबिया में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, उसमें क्या होता है, हायरार्की फॉर्मेशन में एक्सपोज करवाते हैं ना। कैसे करवाते हैं हायरार्की फॉर्मेशन में? भाई किसी को बंद कमरे से डर लग रहा है तो पहले क्या करते हैं, गेट खोलते हैं, बाहर इसका स्विच होता है, लाइट ऑन करते हैं, फिर दोनों साथ में आते हैं, एग्जामिनर और पेशेंट दोनों। देख, फिर बाहर से किसी को बोलते हैं गेट लगा ले, अपन दोनों बैठे, देख अपन मत तो नहीं रहे, हाँ अपन नहीं मर रहे। फिर दूसरी बार उसको अंदर भेजते हैं, खुद यहाँ खड़ा रहता है,
लाइट ऑन रखता है, देख तेरे कुछ नहीं हो रहा, मेरे से दूर खड़ा है बंद कमरे में, फिर वो यहाँ खड़ा रहता है, लाइट बंद करता है, फिर बाहर चला जाता है, लाइट बंद, ऐसे करके सिखाते हैं। तो सर्दी भी ऐसे ही आती है धीरे धीरे है। प्लेटिंग में क्या करते हैं, प्लेटिंग में क्या करते हैं, क्या इसको ऊपर से डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पैरासूट वाले से, उससे डर लगता है उसको, उसको आंखें बंद कर, मैं तेरे को सिखा रहा हूँ, पैरासूट पे डाल के हवा में, अब आंखें खोल, गया, फिर वो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग, यही होता है क्या। अब सुनो, फर्स्ट स्टेज में कितनी पेज, पहले आता है लेटेंट, LAT, तो सर्दी भी ऐसे आती है, पहले थोड़ी 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 थोड़ी, दिसंबर में, वाह क्या बात, इधर ध्यान देना प्लीज, क्वेश्चन आएगा, तुम पहले पढ़ा है इसलिए कि तुम्हारा माइंड में कुछ कुछ चीजें याद रहेगी, पढ़ाऊंगा अब, वो तो कल ऐसे जानबूझ के ताकि तुम्हें याद रहे। प्राइमरी ग्रेविटा में 3 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन तक पहुंचने के लिए 8 घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं, स्पीड क्या रहेगी हर घंटे में 0.35 सेंटीमीटर, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आंसर 3 आएगा, 0.35 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आंसर आता है, तो मतलब 8 आर लगेंगे उसको, तब कहीं जाके कितना सेंटीमीटर डायलेट होगी, और मल्टीप्लाई में लगभग 0.821 सेंटीमीटर पर आर, अप्रोक्सीमेट कितना 0.821 सेंटीमीटर, तो इसको लगभग लगभग 4 घंटे लगेंगे, इसको कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, मल्टी ग्रेविटा में, ठीक है। सर्वाइकल डायलेटेशन की स्पीड ये किसकी है, प्राइमरी ग्रेविटा की है। अब आता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी 15 से 30 मिनट, मतलब लगभग 15 से 30 मिनट के बाद में वापस कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कितने मिनट बाद, और जब आएगा तो कितने टाइम के लिए आएगा, 15 से 30 मिनट से 30 मिनट सेकंड के लिए, और इंटेंसिटी इज वेरी माइल्ड, बहुत वीक प्रेशर का, बहुत वीक, ज्यादा दर्द नहीं होगा, ज्यादा पता नहीं चलेगा, मदर्स में क्या रहती है, ज्यादा टॉकेटिव रहती है, समझ में आ गई, तो ज्यादा पेन नहीं होता, एक्टिव फेज 4 से 7 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन, जो स्पीड कितनी थी 0 वो यहाँ पर कितनी हो जाती है 1, और जो 1 थी वो हो जाती है 1.5, इसमें कॉन्ट्रेक्शन 15 से 30 मिनट से आ रहा था, या लगभग 3 से 5 मिनट से आएगा, अप्रोक्सीमेट, किसी में 3 से, किसी में 4 से, मतलब रेंज है, 3 से 5 मिनट बाद रिपीट होगा, और जब आएगा यहाँ पर 15 से 30 सेकंड का था, यहाँ पर तो और ज्यादा हो जाएगा, 45 से 60 सेकंड के लिए आएगा, कितने सेकंड ये है ड्यूरेशन, कितने सेकंड के लिए आता है, क्या है ड्यूरेशन, कितने टाइम बाद रिपीट होता है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो आपने नोटिस किया होगा पहले जब लेबर स्टार्ट होता है तो 30 मिनट में एक बार 10 सेकंड के लिए हल्का सा पेन होता है, सिर्फ 15-20-30 सेकंड के लिए पेन होता है, तो धीरे 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 जो एक्टिव स्टेट की तरफ जाती है, हर 3-4-5 मिनट में एक बार, 3 से 5 मिनट में एक बार 45 सेकंड के लिए पेन होता है, वापस मतलब नॉर्मल हो जाती है। अभी कौन सी स्टेज चल रही है, एक्टिव, इसके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, पहले दो स्टेज देखो। ये समझ में तो आई ना लाइन है, समझ में आई है ना, कुछ है नहीं इसमें खास, जैसा लिखा है वैसा ही है, समझने लायक ज्यादा स्पेशल नहीं है। 0.821 सेंटीमीटर पर आवर, लिखा, लिख लिया ना, क्यों नहीं लिखा, ठीक है नहीं लिखा तो बस ओके बाय। जीएसटी, नहीं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जीएसटी ऐसे ही बोला, इट्स कॉल्ड प्रीमेच्योर जीएसटी। आज इधर कैसे अकेले क्या हो गया है, वो तो दोस्ती कट गई, इकट्ठा हो गए तो लड़ाई हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, ब्रेकअप हो गया, ओह माय गॉड, ब्रेकअप होने के बाद भी हंसी आ रही है, भूख लग रही, भूख लग रही है, ब्रेकअप में तो एक जगह बैठा नहीं जाता, वॉकी टॉकी हो जाती है? एक जगह बैठते हैं तो बैठा नहीं जाता, सोते हैं तो सोया नहीं जाता, खड़े रहते हैं तो खड़ा ना नहीं जाता, ऐसा होता है भाई, मैंने तो ये सुना है। क्या
ब्रेकअप में इंसान इतना इजी तो नहीं रहता भाई, उसमें तो हालत बहुत खराब होती है, उसको ऐसा लगता है भगवान ये जिंदगी कोई काम की नहीं है, है? इतना इजी ब्रेकअप हुआ, उसी दिन हंस रहे हैं, नींद भी आ रही है, भूख भी लग रहा है, इसका मतलब ब्रेकअप प्लास्टिक का है, फिर तो नकली ब्रेकअप हुआ भाई, फिर वो ब्रेकअप नहीं है, फिर तो वो कहीं और बाइंड अप है? फिर वो ब्रेकअप नहीं है। ठीक है, इसमें मदर कैसी रहती है? एनोक्सियस। फिर आता है ट्रांजिशन फेज, सेकंड स्टेज से जस्ट पहले। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कितने मिनट बाद रिपीट होते हैं? 2 से 3। कितने टाइम के लिए आते हैं? 60 से 90। इसका मतलब क्या हुआ? ओ माय गॉड, 10 मिनट में 3। आइडियल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मदर फील आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब, और आपको पता है ये लेटेंट स्टेज, ये एक्टिव स्टेज, ये ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन स्टेज में मदर को कोई भी ओपोइड एनाल्जेसिक नहीं दे सकते। कौन सा एनाल्जेसिक? मॉर्फिन, फेंटानिल, ट्रामाडोल। ओपोइड का मतलब तो समझते हो ना? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसके जस्ट बाद बेबी डिलीवर हो जाना है, तो मदर को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, मदर से ब्लड किसमें जाएगा? बेबी में। तो बेबी को भी क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी। और बेड साइड क्या रखना होता है? नेलेक्सोन। क्या रखना होता है? अगर किसी को मॉर्फिन देते हो तो बेड साइड क्या रखते हैं? सही बोला क्या? क्योंकि मॉर्फिन क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, ब्रेडी हाइपोवेंटिलेशन करता है। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी का नई गाइडलाइन है कि जब मदर सेकंड स्टेज में होती है तो उसके जो पार्टनर है, उसका जो हस्बैंड है, उसको भी क्या रखना है? पास में, ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा रखना है ऐसे, क्योंकि वो भी 50% जिम्मेदार है इसका। तो उसको बोलना है, फिर वो बोलेगा यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, ऐसे। हाँ सच में लिखा हुआ है कि अपने प्रिय पर्सन जो भी है, जो भी उसका प्रिय पर्सन है, उसको बेड साइड रखना होता है सेकंड स्टेज में, उससे उसको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। वो उसको बोलता है यस यू कैन डू इट, वो बोलती चुप है तू। ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है ऐसा, जरूरी है। वो बेड साइड खड़ा रहता है, वो ऐसे बोलता है यस तू बहुत सही है ऐसे, तो उसको गुस्सा आता है उस टाइम बहुत ज्यादा, क्या तू तो बोल ही मत। वो गालियां देती, लात मारती हस्बैंड के सीधा, साइड तू साइड पे हो जा। ये दिक्कत सारी तेरी वजह से है। चल जल्दी लिखो फटाफट, लिख लिया? तो क्या सीखे? 15 से 30 मिनट से 15 से 30 सेकंड के लिए, किसमें? एल में। ए में 3 से 5 मिनट से 45 से 30 से 45 से 60 सेकंड के लिए। टी में 2 से 3 मिनट से लगभग 60 से 90, मैक्सिमम 60 70 या 90 इतना, मोर देन 60 बोलते हैं इसको, मोर देन 60। तो 2 से 3 मिनट से आएगा, 10 मिनट के लिए रहेगा, तो लगभग 10 मिनट में कितने हो गए? 3। इसको बोलते हैं आइडियल यूटेराइन कंट्रैक्शन फॉर वेजिनल बर्थ के लिए मदर तैयार है। इसमें सेकंड स्टेज में अपन लोग बियरिंग डाउन एफर्ट, जिसको बोलते हैं वल्सरवा मैन्यूअर। क्या बोलते हैं? वल्सरवा मैन्यूअर का मीनिंग आपको पता ही होगा, आईसीटी निकालते हैं तब, एनजी निकालते हैं तब, वल्सरवा नाम सुना है? वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ना।